थॉमसन मॉडल ऑफ एटम्स एंड रदरफोर्ड मॉडल्स, जो कि हम आज करेंगे, जो कि न्यूक्लियर मॉडल भी जिसे कहा जाता है। ये दोनों मॉडल्स आज हम अपने टॉपिक में क्लियर करेंगे। ये जे थॉमसन ने 1904 में शो किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एटम है वो एक स्फीयर फॉर्म में है, यानी कि जो एटम्स हैं उनको स्फीयर फॉर्म में है। अब इसमें क्या है, इस स्फीयर में जो एटम है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव स्फीयर्स हैं, यानी पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, यानी जिसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब देखिए एटम स्फीयर हैं और पॉजिटिव इलेक्ट्रिकली इसमें जो प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं और इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ थॉमसन मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो ये स्टेबिलिटी बताता है एटम्स की, यानी कि बैलेंसिंग बताता है। जो रिपल्सिव फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, यानी नेगेटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लगती है और जो अट्रैक्टिव फोर्स लगती है उस पॉजिटिव चार्ज के साथ, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उनकी जो है एक ये फिनोमिना बताता है कि स्टेबिलिटी बताता है, बैलेंसिंग बताता है कि जो रिपल्सिव फोर्स लगेगी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगी उनकी पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो ये जो मॉडल है इसे वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया गया है। वाटरमेलन जैसे कि जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रही हैं, ऐसे ही पुडिंग में क्या होता है कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ठीक है ना, उसको पुडिंग में डालते हैं, यानी कि वो कहीं कहीं होते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ये क्या है, इसी वजह से इस मॉडल को रेजिन पुडिंग और मॉडल और वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया है। अब ये तो थॉमसन मॉडल है, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। ये जो मॉडल है इसमें एक्सप्लेन किया गया है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एटम को। ये एक्सप्लेन नहीं करता स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स को जो कैरी आउट होते हैं, और उसको कैरी आउट किया गया था रदरफोर्ड मॉडल्स में 1911 में। रदरफोर्ड मॉडल आया था इसके बाद, जिसमें उन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया था, यानी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम दिया था और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इन्होंने बताई थी। अब हम देख लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल्स, जो कि न्यूक्लियर मॉडल होता है, जो कि रदरफोर्ड ने 1911 में दिया था। उन्होंने उनके परफॉर्म किया, उन्होंने स्कैटर करवाया कुछ अल्फा रेज को एक थिन फॉयल शीट पे। वो जो थिन फॉयल शीट थी वो 100 नैनोमीटर थिक थी और उसमें जो मेटल का यूज किया गया था वो गोल्ड भी हो सकता था, सिल्वर भी हो सकता था, प्लेटिनियम भी हो सकता था और कॉपर भी हो सकता था, यानी बीम आके उस पर स्ट्राइक करती थी। वो जो बीम थी उसमें अल्फा पार्टिकल्स थे। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये रेडियम से प्रोड्यूस हो रहे थे, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। उसको इसमें जब इसका स्ट्रक्चर किया था कि एक ब्लड का ब्लॉक लिया गया था, एक लेड का ब्लॉक था और आगे उसके स्लाइड लगा हुआ था। नेक्स्ट एक थिन फॉयल शीट थी जिसके बारे में बात किया था, 100 nm थिक थी, कोई किसी भी मेटल की, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम और कॉपर किसी की भी हो सकती थी, और उसको प्लेस किया गया था एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन के अंदर, यानी कि सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। अब ये जो हमारे पास लेड का ब्लॉक है इसमें रेडियम था जिसमें से रेज निकल रही थी। ये जो रेज थी ये अल्फा रेज थी। ये जो रेज थी ये स्लाइड से पास होकर ये थिन फॉयल शीट पर जाकर बम्बार्ड कर रही थी। जब ये रदरफोर्ड ने जब ये मॉडल दिया था उन्होंने जब किया था इसका एक्सपेरिमेंट किया था, तो अल्फा पार्टिकल्स थे वो पॉइंट कर रहे थे एक फॉयल शीट पे, और इस टाइम पे स्ट्राइकिंग के बाद ये जो रेज थी वो डिफ्लेक्ट होके जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन पीछे दी गई थी यहाँ पे जा रही थी
वो कैसे जा रही थी? देखिए इसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हुई। ये जो अल्फा रेज जा रही थी, ज्यादातर अल्फा रेज यानी कि 99.9% रेज जो होती वो सीधी जा रही थी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो हो रहे थे उस फॉयल में से पास होकर बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे जा रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। कुछ पार्टिकल्स थे जैसे कि अपवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहे थे और डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहे थे। डिफ्लेक्ट हो रहे थे, वो सीधे नहीं जा रहे थे कुछ पार्टिकल्स, लेकिन बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, यानी कि 20,000 रेज में से एक पार्टिकल वो हो रहे थे बैक में रिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि बैक में डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि वो तो उसमें उसी डायरेक्शन में बैक आ रहे थे, यानी कि टकरा के वापस आ रहे थे। तो ये जो थे इनका जो एंगल था वो 90 डिग्री, यानी सेंटर से अगर 90 डिग्री लें इससे ज्यादा था, तो वो बैक आ रहे थे। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो इसमें ऑब्जर्वेशन क्या हुई थी? इसमें जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशन की थी अलग अलग कंडीशंस में, इसकी जो ऑब्जर्वेशन ये हुई थी कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो पास हो जाते हैं फॉयल में से। यानी कि मान लीजिए हमारे पास अगर हम सिंगल एटम की बात करें तो बीच में प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं, साइड साइड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं, लेकिन ये था प्रोटॉन और साइड साइड में इलेक्ट्रॉन जो कि इसके सराउंड मूव कर रहे थे। इसमें क्या एक एटम है, ये एक एटम की बात कर रहे हैं। इसमें क्या कंक्लूजन निकली थी कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे पास हो रहे थे फॉयल में से, बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधे पास हो रहे थे। यानी कि जो ये पॉजिटिव है ना, जो रेज इससे पॉजिटिव से सेंटर से दूर दूर थी वो तो सीधी जा रही थी, जो कि ज्यादातर सीधी ही जा रही थी बिना किसी डिफ्लेक्शन की। ये तो फर्स्ट पॉइंट था जो उसने ऑब्जर्व किया था। लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि जो रेज ये पॉजिटिव के पास से जा रही थी वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। अल्फा पार्टिकल जो है पॉजिटिव चार्ज के पास से जा रहे थे वो डिफ्लेक्ट हो रहे थे और थोड़ा टिल्ट हो रहे थे, वो पॉजिटिव के पास आके पॉजिटिव बॉडी के क्लोज जब जाते थे तो टिल्ट हो जाते थे। दूसरी ऑब्जर्वेशन ये थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो रहे थे वो डिफ्लेक्ट बैक हो रहे थे। वो ऐसा क्यों हो रहा था? जो पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज से टकरा रहे थे वो वापस आ रहे थे, यानी कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये डिफ्लेक्ट बैक आ रहे थे क्योंकि वो स्ट्राइक हो रहे थे हैवी बॉडी जो एटम की इनसाइड में है उसके साथ, इसी वजह से वो वापस आ रहे थे। तो इसमें जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट बैक आ रहे थे, यानी कि जो बैक आ रहे थे पॉजिटिव से टकरा के जो बैक आ रहे थे वो बहुत ही स्मॉल थे, बहुत ही कम क्वांटिटी में थे। यानी कि 20,000 रेज में से एक रे ऐसी थी जो डिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, हैवी बॉडी के साथ टकरा रही थी और बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में वो बैक हो रहे थे। तो ये स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होती है, यानी कि ये हैवी होती है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी स्मॉल होती है, उसे न्यूक्लियस बोला गया था। ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये तो एक एटम, यानी कि एक एटम की बात की है, लेकिन इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। जैसे कि ये एक एटम है, ये एक एटम, बहुत सारे एटम्स हैं। तो इसमें से भी कुछ रेज स्ट्रेट जाएंगी जो पॉजिटिव के पास से नहीं जा रही, जो पॉजिटिव के पास से जाती हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो पॉजिटिव से जाके टकराती है सीधा वो डिफ्लेक्ट बैक होती है। नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स की अगर बात करते हैं तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो मॉडल है उसमें दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है उसको बोला गया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो बहुत ही स्मॉल साइज का होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि सेंटर में होता है किसी भी एटम के, और न्यूक्लियस के सराउंड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है उसे नेग्लिजिबल माना गया है।
मास ऑफ एटम यानी एक एटम का मास जो होता है ना वो किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से, जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स होते हैं और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, इसे न्यूक्लियस बोला गया है। अब इसके अलावा दूसरा जो पार्ट था वो था एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़कर उसके आसपास का जो स्पेस था, वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे उसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोला गया है। इसको क्या एक्सप्लेन किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेशक सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें जाकर टकराते नहीं हैं, उसमें गिरते नहीं हैं, न्यूक्लियस में नहीं गिरते हैं उनकी, यानी कि क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। लेकिन अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स उस पे जाकर टकरा जाते हैं, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके सराउंड मूव करते हैं, जो स्टेशनरी नहीं होते, ठीक है, वो मूव करते हैं, उसके सराउंड घूमते हैं एक सर्टेन ऑर्बिट में, सर्टेन ऑर्बिट यानी एक सर्कुलर पोर्शन में, तो अपने ऑर्बिट में वो घूमते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इनके बीच में लगती है, जो कि बैलेंस करती है इन फोर्सेस को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करती है। और जो इलेक्ट्रॉन देखिए ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव, हम क्या कहते हैं कि पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से जाके पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से टकरा नहीं जाते हैं, वो उसके सराउंड मूव करते हैं। किसकी वजह से मूव करते हैं, इसमें जो है जो इनका फोर्स होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो कि इनके बीच में रोल प्ले करती है, जो कि बैलेंस करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे पास इस चीज का हमारा सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सन एक न्यूक्लियस की तरह वर्क कर रहा है और जो प्लैनेट है वो उसके सराउंड मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, हमारा सोलर सिस्टम, सन क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और जो प्लैनेट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन माना गया है जो कि उसके सराउंड मूव कर रहे हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी बोला गया है। तो ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है जिसमें उन्होंने एटम्स के बारे में बताया था कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से उनकी रिवोल्यूशन होती है और वो कैसे डिफ्लेक्शन होती है, उनका एक्सपेरिमेंट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।